नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले कल ही मैं एक स्पेशल एपिसोड लेकर आया था जिसमें मैंने आपको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था कि आखिरकार इनकी जो जाति है वो है क्या। और वही आज मैं उससे ज़्यादा प्रूफ लेकर आप सभी के बीच में आया हूं। कल भी मैंने प्रूफ दिया था, लेकिन आज मैं आपको इतने सारे प्रूफ देने वाला हूं जिससे आप सभी को कंफर्म हो ही जाएगा कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस जाति से थे। जैसा कि आप सभी को इससे पहले बहुत सारे वीडियोज में मैंने बताया है कि जो शाक्य साम्राज्य था, इनका 16 महाजनपदों में नाम आता है, मौर्य शासन भी। और जिस तरीके से जो सबसे प्राचीन जो जाति रही है या साम्राज्य रहा है या गणराज्य रहा है वो शाक्य ही रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा इतिहास कह रहा है। जिस तरीके से आपने वैदिक सभ्यता पढ़ने के बाद आप सीधा सीधा पढ़ते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। वैदिक सभ्यता को आप सभी को पता है, इससे जो है किस श्रेणी में रखा गया है। आप इतिहासकार अगर हैं, अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं, अगर आपको इतिहास के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो आप सभी को पता होगा जो हमारा वैदिक काल है वो किस श्रेणी में आता है। इतिहास भी हमारा 3 श्रेणियों में बांटा गया, आप सभी को पता है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आपका ऐतिहासिक काल जो शुरू होता है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कहीं ना कहीं शुरू होता है, और जो हमारा वैदिक काल है वो कहीं ना कहीं आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। कहने का मतलब आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके बारे में कोई भी 100% सटीकता नहीं दे सकते हैं। रामायण काल भी, महाभारत काल भी इन्हीं श्रेणियों के हिस्सा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इनकी कोई भी जानकारी नहीं है, ये ऐतिहासिक नहीं है। ये काल भी नहीं कह सकते हम, रामायण काल भी नहीं कह सकते और महाभारत काल भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनका जो वर्णन है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक किताबों में है। इतिहास की किताबों में इनका वर्णन है तो वो किस हिसाब से है? वो इस हिसाब से है कि इनके हमें कोई भी एविडेंस अच्छे से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और जो ऐतिहासिक काल में जिसके पूरे पूरे प्रमाण मिलते हैं वो हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहीं कहीं ना कहीं 16 महाजनपद, जिसमें एक शाक्य गणराज्य भी है। सबसे प्राचीन गणराज्य शाक्य गणराज्य ही है, जिनका पारंपरिक व्यवसाय, वैसे तो उस काल के हिसाब से राजा महाराजा भी रहे और कृषि कार्य भी है, क्योंकि उस टाइम राजा महाराजाओं का उतना क्रेडिट नहीं था। हाँ, पैसा वगैरह सब कुछ था, लेकिन आज के हिसाब की जो आज की टेक्नोलॉजी है, आज के अगर राजा महाराजा होते तो फिर कुछ बात अलग थी। आज के ज़माने के राजा महाराजाओं की स्थितियां ही अलग होती, लेकिन उस टाइम के राजा महाराजा थे तो कहीं ना कहीं खेती करना तो लाजमी था। हाँ, करते नहीं थे, बट क्या था कि बहुत सारे राजा के यहाँ होता क्या है, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल के माध्यम से या वहाँ के लोगों को रोजगार के माध्यम से वहाँ खेती किसानी की जाती थी। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करूं जिस तरीके से अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है तो मैं बता दूं आपको कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से होने लगा तो कुछ आक्रांतक, जिन्हें बौद्ध धर्म आज भी हजम नहीं होता है, उस टाइम भी उन्हें हजम नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, शाक्य साम्राज्य का कत्लेआम शुरू कर दिया। यहां तक कि बौद्धों का भी कत्लेआम शुरू कर दिया। जो भगवान बुद्ध को मानते थे उन्हें, ऐसे बहुत सारे हुए हैं, आदिगुरु शंकराचार्य हुए, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें सच्चाई हजम नहीं हुई और उन्होंने बौद्धों का और शाक्यों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। तो तराई क्षेत्र में उपस्थित जो शाक्य गणराज्य के लोग थे वो भारत के, और भारत ही नहीं वरन अन्य देशों में भी वहां से भागना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो आक्रांतक थे वो उन्हें घेर घेर के मार रहे थे। अब ऐसे में क्या करते, सिर्फ बचने का एक ही तरीका था, उस जगह से भाग जाना। वही हुआ। इन्हें अन्य प्रदेशों में अन्य अन्य नामों से शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, महतो, गहलोत, भुजबल, रेड्डी, वर्मा, बहुत सारे अन्य नामों से इन्हें जाना जाने लगा। इन्होंने अपना सरनेम ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि उन आक्रांताओं से बचना जो था
क्योंकि उस टाइम उन लोगों को बौद्ध धर्म हजम नहीं हो रहा था। उन लोगों को शाक्य समाज, जो इतना बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य का एक राजा हुआ करता था, वो हजम नहीं हो रहे थे। तो बस वही हुआ, वही स्थिति पिपली वन की हुई। पिपली वन जो है वो गोरखपुर के एरिया में पड़ता है। वहीं पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता जो थी, मुरा जो थी, वो भी शाक्य गणराज्य से ही संबंध रखती थी। कहीं ना कहीं इस साम्राज्य का नाम मुरा के होने से मौर्य पड़ा, और उस पिपली वन में सबसे अधिक मौर्य होने की वजह से उस पूरे साम्राज्य का ही नाम मौर्य पड़ गया। क्यों? क्योंकि इन आक्रांताओं से बचना जो था, क्योंकि ये जो लोग थे वो शाक्य सरनेम देखकर कत्लेआम शुरू कर दिए। जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य को अपनाना पड़ा, वो एक मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम कत्लेआम चल रहा था बौद्धों का। ये स्थितियां थीं। वो 3% 4% वाले लोग बहुत ज्यादा हावी थे इस साम्राज्य पर। तो ये सारी चीजें ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच में इतिहास में भी वर्णित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास को भी धीरे धीरे आने वाले समय में बदला जा रहा है। कुछ ऐसे आक्रांतक हैं जो इतिहास को भी बदलने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। आपको सच्चाई जाननी है। आप सभी को पता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसे जब जलाया गया तो बहुत सारे आपके ग्रंथ थे, आपके समाज से ही रिलेटेड ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथ थे, जिन्हें बाकायदा जला दिया गया जिससे आपका इतिहास मिट सके। लेकिन आपका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में वर्णित है। जहां कहीं भी खुदाई होती है आपको सम्राट अशोक और बुद्ध के अवशेष मिल ही जाते हैं। आप कोई भी यूपीएससी से लेकर चपरासी तक की परीक्षा में अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो बौद्ध धर्म और मौर्य काल से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो स्वर्ण अक्षरों में आपका समाज, आपका जाति वर्णित है, वर्णित थी, लेकिन आगे आने वाले समय में ये समाज गुलामी करना स्वीकार करने लगा है। इस वजह से ये समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ता चला जा रहा है। इस समाज को अभी शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस समाज को यही नहीं पता कि इनके पूर्वज कौन थे। अभी भी ये समाज अंधविश्वास और आडंबर और पाखंडवाद में पड़ा हुआ है। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग सच्चाई को जानिए और उसे मानिए। मैं स्क्रीन पर आपको वो भी प्रूफ देने वाले हैं जिससे पूरा प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे वो शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के ही वंशज थे। तो थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय सम्राट, जय भीम, जय संविधान।